हाँ जी, बताइए आपको क्या लगता है इसमें कितना टेंशन डेवलप हुआ? अच्छा, आपका आइडिया 0 और 50 और 100। वेरी गुड। तो 3 तरह के आंसर हम एक्सपेक्ट करते हैं। somebody will say it is 0। क्यों? क्योंकि एक 50 इधर लगा, एक 50 इधर लगा, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, तो कितना हो गया? 0। अच्छा, कुछ बोलेंगे 50? तो 50 क्या सोच के बोलेंगे कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है? 50। ओके। 100 क्यों बोलेंगे? क्योंकि 100 इधर खींच रहे हैं और 100 से इधर खींच रहे हैं, ऐसा। तो इस पे अगर हमने यहाँ एक रस्सी को बांधा और इधर खींचा 50 से, तो इसमें टेंशन कितना आ जाता है? 50 से। उधर भी किसी ने खींचना शुरू कर दिया 50 से, तो कितना हो जाएगा? 100। ऐसा सोच के इसका आंसर हम क्या देते हैं? 100। ओके। तो मैं इस सिचुएशन को आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें टेंशन कितना होगा। राइट, इट इज ए स्पेशल कंडीशन, और एक बार आप सॉल्व करेंगे आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए, जब हम एक दीवार पे, ये बॉल है, इस बॉल पर हमने ये स्प्रिंग लगाई और इस स्प्रिंग पर हमने फोर्स लगाया 50 न्यूटन। इस तरह से कुछ वेट लगा के 5 kg, कितना फोर्स क्रिएट किया? 50 न्यूटन। अब ये बताइए, अगर यहाँ पर हमने 50 न्यूटन क्रिएट किया है, तो यहाँ टेंशन कितना होगा? हम इसको स्प्रिंग को इधर खींच रहे हैं, तो स्प्रिंग उसको अपोज करेगी। अपोज करने के लिए अपने अंदर टेंशन पैदा करेगी। ये टेंशन यहाँ कितना होगा? 50। टेंशन थ्रू आउट दी स्प्रिंग कैसा रहता है? इसलिए हर जगह टेंशन कैसा होगा? 50। यू एग्री? ओके, सब जगह 50। अब यहाँ आइए, यहाँ पर टेंशन की डायरेक्शन किधर है? इस तरफ टेंशन। इसकी वैल्यू कितनी है? 50, क्योंकि टेंशन थ्रू आउट एक जैसा रहता है, 50। अब यहाँ पर आइए, न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये स्प्रिंग इस दीवार पर कितना फोर्स लगा रही है? 50। तो ये बॉल इस स्प्रिंग पर कितना फोर्स लगाएगी? इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये दीवार इस स्प्रिंग पर फोर्स लगा रही है 50 न्यूटन। ये एस फोर्स कितना? 50। ठीक है, ये सिचुएशन है। फिर से इधर हमारा अप्लाइड फोर्स कितना है? 50। टेंशन हमने कितना बताया? 50। थ्रू आउट टेंशन कितना है? 50। दीवार पर लगने वाला फोर्स 50। तो बॉल भी इस स्प्रिंग पर जो फोर्स लगा रही है, वो फोर्स कितना है? 50। ठीक है, ये हमारा एक डायग्राम बना। अब इस डायग्राम में से ये दीवार को मैंने ओमिट कर दिया, इसको ध्यान मत दीजिए, स्प्रिंग पर ध्यान दीजिए। अब इस स्प्रिंग पर इधर कितना फोर्स लग रहा है? इधर कितना फोर्स लग रहा है? टेंशन कितना है? दिस इज द आंसर। तो जब आप दोनों तरफ फोर्स लगाते हैं 50 और 50, तो कितना टेंशन डेवलप होता है? 50। ये याद रखिए। समझ आया? सो दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि दीवार में हम अकेले फोर्स लगा रहे हैं, ये बात को भूल जाते हैं कि दीवार भी फोर्स लगा रही है। अगर वो फोर्स नहीं लगाती तो हमारा फोर्स नेट फोर्स बनता, और उस नेट फोर्स के कारण इसको मूव कर जाना चाहिए। मूव तो नहीं कर रही है, इसका ये मतलब है उधर एक फोर्स लगा हुआ है, भले वो हमको दिखे या ना दिखे। और इसको बड़े क्लियर टर्म्स पे और बहुत कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। एक रस्सी को 10 बच्चे इधर खींच रहे हैं 500 न्यूटन से, 10 बच्चे इधर खींच रहे हैं 500 न्यूटन से, और रस्सी पर जब 750 न्यूटन फोर्स लगता है तो वो टूट जाती है। इधर कितने से खींच रहे हैं? 500 से। इधर कितने से खींच रहे हैं? 500 से। टूटेगी कि नहीं टूटेगी? अब समझ में आया? नहीं टूटेगी।
करेक्ट, क्योंकि उसका टोटल टेंशन कितना होगा 5। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको और तैयार कर दे, बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर दे। एनीवे, अच्छा ये हो गया टेंशन के बारे में। क्वेश्चन को समझिए। देयर इज अ ट्रक which has open rear end and a box is placed on the truck. Mass of the box is 40 kg mass. This is placed at a distance of 5 meter from this end. ये वाला डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। ओके, स्टार्टिंग में दोनों रेस्ट पर हैं, then suddenly ट्रक टेक्स ए जर्क एंड स्टार्ट। जैसे ही ट्रक ऐसे स्टार्ट होता है, इसका एक्सीलरेशन कितना है बताइए? 2। ओके, एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ट्रक सामने स्टार्ट होता है। जैसे ट्रक सामने स्टार्ट होगा, इनर्शिया के कारण ये क्या चाहेगा? अपनी जगह पे रहना। और ट्रक क्या हो रहा है आगे, तो ये किधर जाना चाहेगा? पीछे। देयर विल बी इंटेंशन ऑफ गोइंग बैकवर्ड, राइट? तो ये पीछे की तरफ चलना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंच गया, यहां पहुंच के यहां से नीचे गिर गया। हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब ये यहां से नीचे गिरेगा तब ट्रक कहां होगा? क्यों? क्योंकि ट्रक तो चलना शुरू कर दिया। किस एक्सीलरेशन से? ट्रक आगे बढ़ते जा रहा है और ये बॉक्स पीछे खिसकते जा रहा है। ट्रक यहां पहुंच गया, बॉक्स गिर गया। तो हमसे ये पूछा जा रहा है ट्रक कितना आगे चला गया जब ये बॉक्स नीचे गिरेगा। दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन इज। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक व्हेन द बॉक्स फॉल्स ऑफ। क्वेश्चन समझ में आ गया? सो दैट वाज द बेसिक थिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है? पहली चीज, सॉल्व करने के लिए अगर मैं एक मेथड बता दूंगा और आप उसको रख लेंगे, दैट इज नॉट फेयर। आपको सोचना है। सोचने का प्रोसेस सुनिए, किस तरह से हम फिजिक्स का आंसर या न्यूमेरिकल का मेथड सोचते हैं। इसमें से, इस क्वेश्चन में से वो वाली लाइन बताइए जिसमें क्वेश्चन पूछा गया। एट व्हाट डिस्टेंस, राइट, किसका डिस्टेंस है वो? ट्रक का। एट व्हाट डिस्टेंस बाय द ट्रक। अगर हमने ट्रक का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस तो काइनेमेटिक्स में आता है, एस। ओके, ये हमने निकालना है। अगर हम काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन से एस निकालते हैं तो हमारे दिमाग में दो तरह के उसके इक्वेशन आते हैं। एस इज इक्वल टू यस ut प्लस हाफ at स्क्वायर या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर टू as। दोनों में हमको क्या चाहिए? a। क्या हमको ट्रक का a मालूम है? वेरी गुड, तो a हमको पता है। a इज हाउ मच? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमको क्या चाहिए? कौन सा इक्वेशन हम यूज करने वाले? ये। तो हमको S निकालना है, A हमको मालूम है, और क्या मालूम है? वेरी गुड, द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देयरफॉर U इज इक्वल टू 0। ये भी हमको पता लग गया, U इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमने लिख लिया, U इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम क्या है? T। सिर्फ हमको क्या चाहिए? T, राइट? ये हमारा सोचने का तरीका। तो इससे क्या है, हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि हमको किस डायरेक्शन में काम करना है। किस डायरेक्शन में काम करना है ये कहां से डिसाइड होता है? उस सेंटेंस को पकड़िए जिसमें क्वेश्चन वाला शब्द है। इसमें वो कहां पर है सेंटेंस? एट व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक। इसलिए हमने इसको बनाया और अब हम सिर्फ किसके लिए अटक रहे हैं? टी के लिए। ओके, अब टी के बारे में बाकी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वो वाला टाइम कब आता है
तो स्टोरी पढ़ के हमको समझना है कि वो टाइम तब आता है जब बॉक्स नीचे गिरता है। वो टाइम कब आएगा? जब बॉक्स नीचे गिरेगा। तो कौन चल के नीचे गिर रहा है? बॉक्स। अब हमको टाइम निकालना है। फिर से हमारे पास कौन से इक्वेशन है? काइनेमेटिक्स के इक्वेशन। काइनेमेटिक्स के इक्वेशन में टाइम के दो फॉर्मूला है, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, और दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दो, क्या इसमें से किसी को यूज करके हम टाइम निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। ये बॉक्स देखिए, इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 5 मीटर। तो बॉक्स के लिए यहां मैं लिख लेता हूं, ये किसके लिए है? फॉर ट्रक। ये हमको अल्टीमेट आंसर देगा। अब टाइम के लिए हम किसकी कैलकुलेशन लेते हैं? फॉर बॉक्स। बॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी बताइए। 0। किधर जाना है बॉक्स को? पीछे कि आगे? पीछे जाना है। ओके, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 5। टाइम निकालना है, SUT। चौथी चीज क्या चाहिए? A। ये भी नहीं मालूम, फिर हम अटक गए। अगर A पता होता तो हम क्या निकाल लेते? T। उस T को यहां रखते तो क्या मिल जाता? S। तो अब हमारा अगला टारगेट क्या बन गया? क्या निकालना है? A। राइट। अब A कैसे निकालेंगे? व्हाट इज A? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को फॉर्मूला सोचिए। एक्सेलरेशन का फोर्स से क्या रिलेशन होता है? यस, फोर्स अपॉन मास गिव्स एक्सेलरेशन। क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि हम सोचते हैं बॉक्स पे फोर्स लग रहा है, ट्रक उसको किधर खींच रहा है? सामने। इनर्शिया के कारण वो किधर रहना चाहता है? पीछे। अगर हम इसका नेट फोर्स निकाल दें और नेट फोर्स को मास से डिवाइड करें तो हमको क्या मिल जाएगा? A मिल जाएगा। उस A से फिर हम क्या निकाल लेंगे? T। उस T से क्या निकाल लेंगे? S, जिसके लिए हम अटक। तो अब हमारा टारगेट क्या है? एक्सेलरेशन निकालना। और एक्सेलरेशन के लिए क्या निकालना पड़ता है? फोर्स। अब हमको ये निकालना है कि इस बॉक्स पे नेट फोर्स कितना है। सोचिए, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं। बताइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? इसका इंटेंशन किधर जाने का है? वेरी गुड, या बिल्कुल ठीक समझे। अगर ट्रक आगे भागता है तो बॉक्स किधर भागेगा? ट्रक के रेफरेंस में। ट्रक के रेफरेंस में अगर ट्रक के फ्लोर पर कोई खड़ा है तो उसको क्या दिखेगा? कि ट्रक आगे बढ़ा और बॉक्स पीछे फिसल रहा है। तो आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर ट्रक ऐसे आगे जा रहा है तो हम मानेंगे बॉक्स खड़ा है, ट्रक किधर जा रहा है? आगे। अगर हम ये मानेंगे ट्रक खड़ा है तो बॉक्स किधर जा रहा है? पीछे। दोनों का एक ही मतलब है। और एक्सेलरेशन कितना है? 2। तो इस बॉक्स पर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? एक्सेलरेशन कितना है ट्रक का? 2। तो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉक्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन कितना हो गया? फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन is equal to mass into acceleration. Mass is equal to 40 and A acceleration is equal to 80 न्यूटन। 80 न्यूटन किधर लग रहा है? पीछे की तरफ। फिर से ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जब ट्रक आगे जाता है तो बॉक्स पर फोर्स पीछे की तरफ लगता है। उसकी काउंटिंग कैसे होगी? उसकी काउंटिंग दोनों के रिलेटिव एक्सेलरेशन से होगी। और रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है? 2। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रक किधर जा रहा है? आगे। ट्रक पे खड़े हो जाइए तो बॉक्स किधर जा रहा है? पीछे। और हर एक के लिए एक्सेलरेशन कितना है? 2। तो 2 इज रिलेटिव एक्सेलरेशन। हमारी मर्जी है हम बॉक्स पे यूज कर ले, हमारी इच्छा है हम ट्रक पे यूज कर ले। ठीक है। यहां पर हमने किसमें यूज करना है उसको?
ट्रक पे यूज करना है, क्योंकि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के ऊपर ट्रक चलता है 2 से। लेकिन जब हम ट्रक पे खड़े होते हैं और ट्रक ऐसे आगे बढ़ता है, ये अपनी जगह पे खड़ा है बॉक्स, तो बॉक्स पीछे हटेगा कितने एक्सेलरेशन से, 2 से, फिर से उसी 2 को यूज करना है। ये चीज थोड़ा सा आपको समझने में पहली बार तकलीफ होगी, लेकिन फिर आराम से आ जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए, बॉक्स पीछे जाने की कोशिश कर रहा है इससे 80 न्यूटन से। जब इसका इंटेंशन पीछे जाने का होगा तो इंटेंशन को अपोज कौन करता है? वेरी गुड। इंटेंशन को कौन अपोज करेगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन किधर काम करेगा? इस तरफ। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? यस, म्यू इंटू आर। ये जो आर होता है हॉरिजॉन्टल स्टेट में, आर किसके बराबर होता है? mg। सो म्यू इंटू आर, दिस इज म्यू इंटू mg, दिस इज म्यू की वैल्यू बोलिए 0.15। ओके, तो ये हमने लिखा 0.15। m की वैल्यू 40, g की वैल्यू 10। ओके, इसको सबको मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? 60 न्यूटन। इनर्शिया के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? पीछे की तरफ 80 न्यूटन। फ्रिक्शन का लिमिट कितना है? 60 न्यूटन। इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लगाएगा, क्योंकि लिमिटिंग का हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, म्यू इंटू आर। अब बताइए, बॉक्स पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा 80। कितने नेट फोर्स से पीछे जाएगा? वेरी गुड। अब आपका सॉल्व हो गया। नेट फोर्स कितना आया? 20 न्यूटन। मास कितना है? 40 केजी। तो एक्सीलरेशन निकल गया। एक्सीलरेशन कितना लेंगे? फोर्स अपॉन मास, 20 अपॉन 40, 0.5। बस, अब फिल अप द ब्लैंक्स करते जाइए। इसको यहां लाइए, यहां लाकर इसको टाइम को निकालिए, इस टाइम को यहां लाइए, इस टाइम से फिर एस को निकालिए। दैट विल बी योर आंसर। तो मेथड समझ में आया आपको कि न्यूमेरिकल कैसे बनाना है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर्मूले तो आप वही यूज कर रहे हैं, v is equal to ut plus half at square and f is equal to mass into acceleration, और हमने कोई यूज नहीं किया। लेकिन कैसे सोचना कि किस फॉर्मूले को यूज करूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये उसका सोचने का मेथड है। अब आप इसको सॉल्व करिए और s की वैल्यू मुझे बताइए। पहले t की वैल्यू बताइए, कितना आया? हाँ, t is equal to 2√5 आ गया। बस t is equal to 2√5 यहां रख दीजिए। फिर से s is equal to ut plus half into a into t का स्क्वायर। t का स्क्वायर तो 20 है, t का स्क्वायर 20, दिस इज इक्वल टू 20 मीटर। बस, कितना फास्ट ये बनना चाहिए, मैथमेटिक्स आपको कितनी अच्छी होनी चाहिए, ये आ गया। जब टी स्क्वायर चाहिए तो टी का स्क्वायर करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि टी स्क्वायर ऑलरेडी आपको मालूम है। ठीक है, बस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, सो एस इज इक्वल टू 20 मीटर। अब पूरी सीक्वेंस सेट हो गई। तो जब बॉक्स नीचे गिरेगा तो ट्रक अपनी पुरानी लोकेशन से, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना आगे जा चुका है? 20 मीटर। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल पसंद आया आपको? ओके, क्वेश्चन देखिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5.37। जिनके पास एनसीईआरटी की बुक है उसका ये क्वेश्चन है। देयर इज ए डिस्क, इधर ध्यान दीजिए। देयर इज ए डिस्क व्हिच इज रिवॉल्विंग। ये ऐसे गोल घूम रही है, कितने स्पीड से? 33 and 1/3 RPM। इतनी स्पीड से घूमती है। ये वाला फिगर आपको
बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये किसके बराबर होता है? 100/3। 100/3 आरपीएम से ये ऐसे रिवॉल्व हो रहा है। ओके, यहां पर दो सिक्के रखे, देयर आर 2 coins lying on it. It has a total radius of 15 centimeter. There are 2 coins. One is placed at a distance of 4 centimeter. Other coin is placed at a distance of 14 centimeter. Okay. When the disc rotates, after some time, what we find that one of the coin stick with the disc, stick पर ही रहता है, and the other one is thrown out. एक थ्रोन आउट हो जाता है और एक डिस्क के साथ रहता है। तो आपको बताना है कि डिस्क के साथ कौन रहता है, 4 सेंटीमीटर वाला या 14 सेंटीमीटर वाला। ये हमको निकालना है कि which coin will remain with the disc and which will be thrown out। ये सोचिए, पहली चीज ये कि थ्रोन आउट क्यों होगा, बताइए क्यों होगा? यस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर उसको गोल घूमना है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो स्लिप आउट हो जाएगा। ये बताइए कि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है? आपने पढ़ा है सेंट्रीपिटल फोर्स इज क्रिएटेड आइदर बाय फ्रिक्शन और बाय वेट। वेट के लिए हमको बैंकिंग करनी पड़ती है, टेढ़ा करना पड़ता है। ये वो वाला केस आपको लगता है या फ्रिक्शन वाला लगता है? यस, यू नो फ्रिक्शन वाला, क्योंकि एक ही प्लेन में घूम रहा है। ओके, जब ये घूमेगा कॉइन बाहर की तरफ फिसलने की कोशिश करेगा, देयर विल बी एन इंटेंशन टू मूव आउट। अगर मूव आउट का इंटेंशन है तो इंटेंशन को अपोज कौन करता है? करेक्ट। तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा? इनसाइड। वो फ्रिक्शन इसको भी रोकने की कोशिश करेगा, इसको भी कोशिश करेगा रोकने की, और इसका इंटेंशन बाहर जाने का होगा। क्यों? इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स से जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देगा तब तो ये टर्न हो जाएगा। और अगर फ्रिक्शन कम पड़ गया और हमारी रिक्वायरमेंट mv²/r ज्यादा हो गई तो क्या होगा? यस, बाहर की तरफ फेंका जाएगा और फ्रिक्शन इसको होल्ड नहीं कर सकती। किन दो चीजों के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं? फ्रिक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल बोलिए या सेंट्रीपिटल बोलिए, दोनों का एक ही फॉर्मूला है। वो सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल इज गोइंग टू थ्रो इट आउट, और उसको अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन। तो ये वाली क्वांटिटीज हमको निकालनी आनी चाहिए। ओके, तो ये आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। ये बाहर की तरफ फिसलना है, फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा? कौन सी दो क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे? फ्रिक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस, पहले के लिए भी दूसरे के लिए भी। दोनों का मास एक समान है। अगर दोनों का मास एक समान है तो दोनों का फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा? बताइए, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू आर। हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए आर का फॉर्मूला क्या होता है? mg. So this is mu into mg. Do we know anything? Mu 0.15 into m into g. g की वैल्यू 10 ले लीजिए तो ये कितना हुआ? 1.5 m। ये है फ्रिक्शन का फोर्स। कौन से पॉइंट पे? तो आंसर है दोनों का मास बराबर है, दोनों के लिए म्यू बराबर है, दोनों के लिए जी बराबर है, तो दोनों का फ्रिक्शन भी कैसा है? बराबर। ये फ्रिक्शन इधर लगता है और ये वाला फ्रिक्शन इधर अंदर की तरफ। अब बताइए आउटवर्ड फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला बोलो। mv²/r। ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें mv²/r, इसमें v क्या है? वेलोसिटी।
इसकी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ये ऐसा जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ऐसा जा रहा है, पर ये दोनों वेलोसिटीज अलग अलग। ये स्लो चलता है, इसको छोटा सा सर्कल बनाना है, इसको बड़ा सर्कल बनाना है, ये फास्ट चलता है। तो जब कोई चीज रोटेट हो रही होती है तो ज्यादा अच्छा रहता है कि आप लीनियर वेलोसिटी की बजाय एंगुलर वेलोसिटी लें। क्यों एंगुलर वेलोसिटी लेंगे? जितनी देर में ये एक राउंड लगाएगा उतनी देर में ये भी एक राउंड लगाएगा। इसका मतलब दोनों की एंगुलर वेलोसिटी कैसी है? सेम। इसलिए आपको इसका v1 और इसका v2 नहीं लेना पड़ेगा। इसको ओमेगा लेंगे तो इसको भी क्या लेंगे? ओमेगा। क्वांटिटीज कम हो जाएंगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। समझ आया? इसलिए घूमने वाली चीज में v की बजाय क्या लेना? ओमेगा। और दोनों का रिलेशन आपको मालूम है, v = r ओमेगा होता है। इसलिए ये वाला फॉर्मूला हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? mr² ओमेगा², एक r कैंसिल कर दीजिए। ये किसका फॉर्मूला है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mr ओमेगा²। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। क्या ये 100/3 ओमेगा है? 100/3 ओमेगा है या नहीं है? तो आंसर है ये ओमेगा नहीं है। क्यों नहीं है ओमेगा? क्योंकि ओमेगा की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। और इसकी यूनिट क्या है? राउंड पर मिनट। दिस इज नॉट ओमेगा। तो इसको ओमेगा में कन्वर्ट करिए। तो देखिए ओमेगा में कैसे कन्वर्ट करना, पहले ये एक्सरसाइज आप कर चुके हैं। ओमेगा = 2 पाई * न्यू। व्हाट इज न्यू? फ्रीक्वेंसी, राउंड पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। 2 पाई को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? राउंड पर सेकेंड से। यहां से निकालिए। 100/3 क्या है? राउंड पर मिनट। तो राउंड पर सेकेंड कितने हुए? 60 से डिवाइड कर देंगे तो राउंड पर मिनट क्या बन जाएगा? राउंड पर सेकेंड। तो ये है राउंड पर सेकेंड और ये हमने लिख दिया 100/3 × 60। अब ये क्या बन गया? ओमेगा। तरीका समझ आया ओमेगा बनाने का? इस तरह से ये ओमेगा बनेगा। आरपीएम को एज इट इज ओमेगा यूज नहीं करना, ये फॉर्मूला लगाना है। और इसको थोड़ा सा आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो भी करना है कर लीजिए। 230 एंड दिस इज कैंसल, दिस इज 10/9। ये ओमेगा है और यही ओमेगा पहले पॉइंट के लिए है, यही ओमेगा दूसरे पॉइंट के लिए। दोनों पॉइंट्स के लिए सेम ओमेगा। अब हम शुरू करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर पॉइंट 1, ये इसको पॉइंट 1 मान लेते हैं। कितना होगा? m × r बोलिए। इसका r 14 × 10⁻⁻2 जरूर करिए। Then it will become SI system. 14 सेंटीमीटर है, this has become मीटर into mr ओमेगा²। ये रहा ओमेगा और इस ये 10 पाई 10 पाई/9 10 पाई/9 स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे। मैथमेटिक्स में जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल टेक सम टाइम। लेकिन मैं जब फिजिक्स में इसको सिंप्लीफाई करता हूं, आई डू इट वेरी अप्रॉक्सीमेटली। बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशन लेके और देखिए कितनी जल्दी फास्ट होता है। मैं कैसे सोचता हूं? अप्रॉक्सीमेट लेके उसे देखिए। m 14 10⁻⁻2 is upon 100 into 10 into 10 100. This is pi square. Pi square is equal to 10.
डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 कितना होता है 81, आई राइट इट 80। अब 100 कैंसल, 0 0 कैंसल एंड दिस बिकम 7/4 एंड 7/4 कितना होता है 1.75 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट होगा, बट दैट विल बी एग्जैक्ट वैल्यू, नो डाउट। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे सिर्फ कंपेयर करना कि फ्रिक्शन से बड़ा है कि छोटा है, तो थोड़ा सा बड़ा है कि ज्यादा बड़ा है, डजंट मेक मच डिफरेंस। ये आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर पॉइंट 1। अब आप निकालिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर पॉइंट 2। फिर वैसे ही करेंगे, इट कम्स टू 0.5 m। ओके, दोनों केसेस में ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों केस में फ्रिक्शन कितना है 1.5 m, जो कि अंदर की तरफ खींचेगा। बाहर की तरफ कौन फेंकेगा? सेंट्रीफ्यूगल। किसमें ज्यादा है, किसमें कम है? फर्स्ट वाले कॉइल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा है और फ्रिक्शन कम है, तो क्या होगा? इट विल बी थ्रोन आउट। और कौन सा थ्रोन आउट नहीं होगा? सेकंड। तो सेकंड विल स्टिक टू द डिस्क। तो हमारा आंसर क्या होगा? द सेकंड कॉइल विल स्टिक टू द डिस्क एंड द फर्स्ट विल बी थ्रोन आउट, विल स्लिप आउट। Second point at 4 centimeter. ये इसका मेथड हो गया and this is done. अब इस क्वेश्चन को समझिए। There is a cylinder. सर्कस में ये एक सिलेंडर है जो कि अपनी एक्सिस के चारों तरफ ऐसे घूम सकता है। ठीक है, इस सिलेंडर कैन रोटेट लाइक दिस, या ये सिलेंडर है और ये ऐसे घूमता है बड़ी स्पीड से। उसके अंदर एक आदमी इसके वॉल के साथ खड़ा हो जाता है। वॉल के साथ खड़ा होता है, उस आदमी का वेट कितना है 70 kg। इसकी स्पीड हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, तो एक ऐसी स्पीड आती है, उस समय इसके फ्लोर को यहां से हटा देते हैं। फ्लोर को हटा देते हैं, आदमी नीचे नहीं गिरता। तो वो वाली ओमेगा स्पीड आपको निकालनी है। ठीक है, द पर्सन इज standing alongside the wall of the cylinder and the cylinder is rotating with certain velocity. The floor is removed and the man does not fall down. We have to find out what is angular velocity of the cylinder. Angular velocity. What is minimum rotational speed of the cylinder? Minimum एंगुलर स्पीड हमने निकालनी है। अभी कितने पे घूम रहा है 200। 200 पे तो ये चिपका हुआ है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी जिस पर ये नीचे नहीं गिरेगा? दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये बताइए कि अगर यहां पर अपने ये फ्लोर को हटाते हैं तो नेचुरल प्रोसेस जो नीचे गिरेगा वो किस फोर्स के कारण नीचे गिरेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स कौन सा होगा? mg।
mg के कारण ये नीचे गिरने लगेगा एंड देयर विल बी ए इंटेंशन ऑफ मोशन फॉलिंग डाउन। और इंटेंशन ऑफ मोशन को हमेशा कौन अपोज करता है? फ्रिक्शन। तो mg को कौन अपोज करेगा? फ्रिक्शन। किस डायरेक्शन में? यस, इंटेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में। सो द फ्रिक्शन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो सरफेस इन कांटेक्ट है, यहां पर फ्रिक्शन पैदा होगा और काम किधर करेगा? ऊपर। फ्रिक्शन। हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg। तो ये आदमी वहां खड़ा है, भले इसके नीचे से हमने फ्लोर हटा दिया, नीचे नहीं गिरेगा। फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg। बस इससे हमको पता लग जाएगा। अब इसका पता कैसे लगाएंगे? फ्रिक्शन किसका? फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू इंटू आर। म्यू इंटू आर। दिस इज इक्वल टू mg। m तो हमको पता है और g भी हमको पता है। म्यू, इसकी वैल्यू भी हमको दी है। अब ये आर क्या चीज है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इसमें किधर होगा? राइट, लेफ्ट, अप या डाउन? ये थोड़ा सा फिर से सोचिए। नॉर्मल रिएक्शन में नॉर्मल क्या बताता है? नॉर्मल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। किस पर 90 डिग्री? सरफेस इन कांटेक्ट। यहां पर सरफेस इन कांटेक्ट दिखती है, किधर है? वॉल। ये है सरफेस इन कांटेक्ट। इस पर 90 डिग्री रिएक्शन किधर बना जाएगा? ये। जब ये सिलेंडर ऐसा घूमेगा तो आदमी पर किस तरफ फोर्स लगेगा बताइए? सेंट्रीफ्यूगल। किधर जाने का इंटेंशन होगा उसका? बाहर की तरफ। इंटेंशन बाहर की तरफ जाने का होगा, एक्शन बाहर की तरफ होगा, तो रिएक्शन किधर होगा? अंदर की तरफ। इसलिए रिएक्शन अंदर की तरफ। और ये एंगल कितना है? 90। सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। ये है नॉर्मल रिएक्शन। ऐसे केसेस में नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है? याद करिए, मैंने आपको 3 केसेस बताए थे। जब सरफेस हॉरिजॉन्टल है, जब सरफेस इंक्लाइन है और जब सरफेस वॉल है। यहां पर जब होता है तो ये नीचे इसका एक्शन कितना होता है? mg। तो ये होता है इसका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। इस केस में देखिए, ये mg इधर काम करता है। mg cos थीटा इसका एक कंपोनेंट है, mg sin थीटा इसका एक कंपोनेंट है। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? mg cos थीटा 90 डिग्री है। सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर एक दीवार पर हमने ये बॉक्स रखा है। ये बॉक्स नीचे गिरना चाहता है mg फोर्स से, पर हम गिरने नहीं देते क्योंकि हम इधर फोर्स लगाते हैं F। जब हम F फोर्स लगा के इसको दबा देते हैं तो ये नीचे नहीं गिर पाता। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन किसके अगेंस्ट होगा? mg के ऊपर या F के उल्टा? यस, F एक्शन कर रहा है दीवार को दबाने का, इसलिए वॉल क्या करेगी? रिएक्शन करेगी इन दिस डायरेक्शन। ये रिएक्शन है। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन F के बराबर है कि mg के बराबर? F के बराबर। जो फोर्स इसको अंदर दबा रहा है दीवार की तरफ। जब हम इस सिलेंडर को घुमाते हैं तो इसको दीवार की तरफ कौन दबा रहा है? यस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको दीवार की तरफ दबाता है। जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दीवार की तरफ दबाता है वो हमको मालूम है कितना होता है? mr ओमेगा स्क्वायर। mv स्क्वायर अपॉन r यानी mr ओमेगा स्क्वायर दीवार की तरफ दबाता है। तो दीवार इसको अंदर की तरफ दबाएगी कितने फोर्स से? सेम mr ओमेगा स्क्वायर। दैट इज नॉर्मल रिएक्शन।
तो ये हमको मिल गया यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? mr ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज 0.15 mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 700। हमको क्या चाहिए? ओमेगा। ये ओमेगा m कितना है? 70। ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा? r इज ऑल्सो गिवन टू अस 3। सो दिस वी राइट एज 0.15 into 70 into 3 into omega square is equal to 70 into 10। 70 is cancelled और बाकी आप बना लीजिए 4.5 omega square is equal to 10। तो ओमेगा की वैल्यू निकालिए। ठीक है? So this is omega square is 10 upon 4.5, or we can say it is 100 upon 45 omega square. Omega square is 100 upon 45, so omega is equal to 10 upon root 45. Root 45 कितना होता है? 3 root 5। ओके, तो ये हमारा आंसर है। इसको आपको थोड़ा सा और रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रूट 5 की वैल्यू डालिए। सो दिस विल बी 10 रूट 5 अपॉन 15। रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है? 2.2 ऐसा कुछ होगा। 2.23 उस वैल्यू को यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 15। दिस इज इक्वल टू 1.5 रेडियन पर सेकेंड। ये इसकी वैल्यू आ गई। दिस विल बी 0.45, 0.45, and this will be then 0.45 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 10। और ये अब ओमेगा की वैल्यू आप निकाल कर बताइए कितनी आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे। दिस विल बी 1000 अपॉन 45। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। So omega will be 110 upon 3। Anyway, इसको आप सॉल्व करेंगे। This comes to approximately 4.7। सिग्निफिकेंट फिगर के नियम से हमको एक डिजिट में आंसर देना है। अगर सिंगल डिजिट में आंसर देना है तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 5। So what should be omega? 5. That is our answer. 5 radian per second. That is the answer. Into R. So what was the question? If it is not rotating, then why does not friction does not work? Why it should fall? जो फ्रिक्शन इसको संभाल रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इनटू आर। व्हाट इज दिस? नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन कब आएगा? जब उसमें एक्शन आएगा। एंड व्हाट इज द एक्शन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किससे बनता है? रोटेशन से। एंड दिस आर, ये हमने कितना बनाया था? एम आर ओमेगा स्क्वायर। इफ देयर इज नो ओमेगा, देयर इज नो एक्शन। If there is no action, there is no reaction. If there is no reaction, there is no friction. If there is no friction, then mg is not cancelled. If mg is not cancelled, it will fall. तरीका समझ आया कि रोटेशन से mg का रिलेशन कैसे हो? Okay? So this is how rotation is connected with mg. ये क्वेश्चन को सुनिए। A thin circular loop
of radius r rotate about its axis with angular velocity omega. ये लूप ऐसा घूमता है with angular velocity omega. Show that a small bead on the wire loop. This is a small bead on the wire loop which can slip. Okay, will remain at the lowermost point for omega. When omega is equal to or less than root g upon r, the bead will remain at the lowest point. If omega is more than this, then what will happen? The bead will go up. When omega is equal to root g upon r, the bead comes at this point, then what will be the value of this theta? Theta की value हमको बतानी. This is our question. ओके, अब ये बताइए कि जब ये घूमेगा तो बीड को ऊपर उठने की क्या जरूरत है? Why it should move up? The answer is when we rotate it, then which force start acting on it? Centrifugal force which throw it outside. ठीक है, अगर इसको बाहर की तरफ कोई फेंकेगा ऐसे बाहर की तरफ, तो ये यहां से स्लिप होना शुरू करेगा, ऐसा बाहर की तरफ जाएगा, ऐसा ऊपर उठना शुरू करेगा. और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? mr ओमेगा स्क्वायर. जितना ओमेगा बढ़ता जाएगा, जितना ओमेगा इंक्रीज होगा, उतना ये बाहर की तरफ फोर्स बढ़ेगा. जितना ज्यादा फोर्स ये बाहर की तरफ बढ़ेगा, उतना ये स्लिप होके ऊपर चलता जाएगा. राइट? तो इसमें इसको नेग्लेक्ट करना है, फ्रिक्शन को. तो फ्रिक्शन के बारे में आपको नहीं सोचना है. तो कौन से फोर्स के बारे में सोच सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब यहाँ पर हमको निकालना है कि ओमेगा की वैल्यू अगर रूट जी अपॉन आर से कम है या उसके बराबर है, तो ये ऊपर उठेगा ही नहीं, नीचे रहेगा. अगर ये यहाँ पर नीचे रहेगा, मतलब थीटा कितना होगा? 0. ओके, क्या हम थीटा का कोई एक्सप्रेशन बना सकते हैं? या एक सीधी सी बात है, इस तरह के क्वेश्चन में आप इक्वेशंस कौन से बनाएंगे जिसमें थीटा आ जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाए, ऐसे कौन से इक्वेशन बनेंगे? तो उसका आंसर देखिए. जब ये रिंग घूमता है, यहाँ पर कोई चीज नहीं है, सिर्फ ये रिंग है और इस रिंग को हम ऐसे घुमाते हैं. जब ये रिंग घूमता है तो ये किस तरफ थ्रोन आउट होगा? इस तरफ नंबर 1, इस तरफ नंबर 2, इस तरफ नंबर 3, इस तरफ नंबर 4. बताइए, इस पर फोर्स किधर लगेगा? जब ये रोटेट होता है तो किस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सॉरी, एक डायरेक्शन भूल गया मैं. ये 3, 4, 5. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? हरी अप. थोड़ा सा अपना कंसेप्ट क्लियर करिए. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पंखे को देखिए, पंखा ऐसे चल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है? बाहर की तरफ. फिर से देखो, पंखा ऐसे चल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा लगेगा क्या? ये 2, 3, 1, 2, 3. किधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? यस, पंखा ऐसा चलता है. ये क्या है? प्लेन ऑफ रोटेशन. प्लेन ऑफ रोटेशन है, और जब पंखा ऐसा चलता है तो ये ऑब्जेक्ट पे इधर ऐसे फोर्स लगता है. ये वाला रेडियस कौन सा रेडियस है? इस सर्कल का रेडियस है, इसी प्लेन का रेडियस है. तो इस प्लेन से बाहर निकल के इधर या इधर फोर्स नहीं लगता है. ठीक है? अगर आपको ये प्रिंसिपल याद है तो ये बीड कैसा घूम रहा होगा उसको इमेजिन करिए. बीड का सर्कल कहां बन रहा है और उसके रेडियस
उसका रेडियस किस डायरेक्शन में है, 1 2 3 4 5? नहीं, एनीवन? हाँ, ठीक सोच रहे हो आप। ऐसे ही घूम रहा है तो उसका प्लेन कैसा है? ये बीट ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा घूम रहा है, तो ये रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन कौन सी हुई इस सर्कल की? सबको समझ आ गया? ये डायरेक्शन है रेडियल आउटवर्ड, क्योंकि ये बीट ऐसा तो नहीं घूम रहा ना, ये एक्सिस है घूमने की। अगर ये एक्सिस घूमने की है तो ये ऐसा घूमेगा, अगर ऐसा घूमेगा तो किस तरफ थ्रोन आउट होगा? रेडियस की तरफ। ये डायरेक्शन में ये थ्रोन आउट होगा। और मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज ऐसे घूमती है तो ऐसे थ्रोन आउट होती है, ऐसे थ्रोन आउट नहीं होती, ऐसे थ्रोन आउट नहीं होती, ना इधर थ्रोन आउट होगा ना इधर थ्रोन आउट होगा, इधर होगा रेडियस की डायरेक्शन। बात समझ में आई? This is very important to understand the nature of centrifugal force and its direction. Okay, ये इसकी डायरेक्शन है, तो बाकी से हमको कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये एक चीज हो गई। दूसरा, मुझे ये बताइए, what will be the direction of normal reaction by surface of the ring on the bead? बीड किसके ऊपर बंधा हुआ है, किसके ऊपर स्लिप हो रहा है? सर्कुलर रिंग पे। ये सर्कुलर रिंग की वायर है। ओके, ये यहां से भागकर यहां क्यों नहीं चला जाता है? क्योंकि इसको रिंग रोक रहा है। अब रिंग अगर इसको रोकता है तो रिंग इस पर रिएक्शन का फोर्स लगाता है रुकने के लिए। अगर रिंग इस पर फोर्स लगाता है तो उस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, ये आप मुझे बताएंगे। यहां पर ये रिंग है और ये बीड है, बीड पर नॉर्मल रिएक्शन ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 4 किधर होगा नॉर्मल रिएक्शन? नंबर 3, क्योंकि ये किसके अगेंस्ट है? नॉर्मल रिएक्शन में नॉर्मल शब्द क्यों होता है? बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू व्हाट? सरफेस। जो सरफेस जोर लगा रही है, यहां पर कौन सी सरफेस बीट को दबाती है? तो आंसर है ये रहा रिंग, ये वाला रिंग बीट को दबाता है। इसकी अपनी डायरेक्शन क्या है? ये है इसकी अपनी डायरेक्शन। ये रिंग की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे उसकी टेंजेंट बनाई मैंने। ये अगर रिंग की डायरेक्शन है तो बताइए इसका नॉर्मल किस डायरेक्शन? 2। इसलिए नॉर्मल फोर्स, जिसका नाम ही नॉर्मल फोर्स है, उसको कितना एंगल बनाना है? 90। इसलिए नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है? 2। 2 किधर डायरेक्ट करता है? सेंटर की तरफ। ठीक है, तो आगे के लिए ये नियम, दोनों नियम याद रख लीजिए। एक आपने क्या याद किया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए आप किस चीज को इमेजिन करोगे? प्लेन ऑफ द सर्कल। उस प्लेन ऑफ द सर्कल का रेडियस जिस तरफ एक्सटेंड होता है वो किसकी डायरेक्शन देगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी सर्कल, नॉर्मल की बात कर रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन, कोई भी सर्कल, कोई भी स्फीयर अगर होगा तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा। किसकी तरफ? सेंटर। क्यों? क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ये रहा रेडियस और ये रहा टेंजेंट, और ये एंगल कितना है? 90। इसलिए नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किधर लेना? सेंटर की तरफ। तीसरी चीज एक और समझ लीजिए, हालांकि वो इसमें नहीं है, फ्रिक्शन किधर होगा? ओके, फ्रिक्शन अगले क्वेश्चन में आएगा, हम लोग उस पे करेंगे। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि फ्रिक्शन
फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेस के कांटेक्ट के बीच में होता है, ये तो फ्रिक्शन ऐसे हो। अगर इसका इंटेंशन इधर जाने का है तो फ्रिक्शन इधर होगा। तो फ्रिक्शन कैसा होता है डायरेक्शन में? अलोंग दी टेंजेंट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर होता है? रोटेशन वाले प्लेन में बाहर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन किधर होता है? हमेशा सेंटर की तरफ। ये तीनों चीजें आपको अलग अलग याद रखनी है। 2-4 न्यूमेरिकल बनाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके बिना आपके न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे। तो ये तीनों चीजें याद रखिए। फिलहाल हम लोगों को फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, so we will take only these two things। एक बार फिर से मैं इसको डायग्राम को करेक्ट करता हूँ। We'll make it very simple one। यहाँ पर बीड है, ये बीड इससे एंगल थीटा बनाती है। बीड पर क्या क्या फोर्सेस काम कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। बीड पर जब आप फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, there will be one centrifugal force acting outside। This is centrifugal। There is a normal reaction towards center and तीसरे फोर्स को आप सब पहचानते हैं, कौन सा है? एनर्जी नीचे की तरफ। These are the three forces। चौथा फ्रिक्शन हो सकता था पर इन्होंने हमको दे दिया है, इसलिए फ्रिक्शन को नहीं देंगे। ये 3 फोर्स काम करेंगे और इसी से ही हमारा सारा सॉल्यूशन निकलेगा। हम चीजों को रिलेट करना चाहते, ओमेगा को, जी को, आर को, इनको रिलेट करना है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? आर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये रेडियस ऑफ रोटेशन है इसका। ओके, अब बताइए कि फ्रिक्शन के इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अभी तक आप बहुत बना चुके। फ्रिक्शन के इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन के फोर्सेस के कंपोनेंट करिए, इस तरह से कंपोनेंट करिए कि वो एक एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, लेकिन एक लाइन में आने चाहिए। इस n के बराबर कौन है हमको नहीं मालूम है। क्यों? इसके सामने कोई नहीं है, तो हम इक्वेशन नहीं बना सकते। इस r के mg के बराबर कौन है नहीं मालूम, तो हमारी इक्वेशन फिर कैसे बनेगी? तो हम क्या करते हैं, इस n को तोड़ देते हैं, इसको रिजॉल्व कर देते हैं। रिजॉल्व करके इसके 2 टुकड़े, ये एंगल है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, यहाँ हमने वर्टिकल डायरेक्शन बनाई, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? अगर ये थीटा है तो इस एन का ये कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? एन साइन थीटा। अब इस एन को कंसीडर मत करिए, इसकी जगह कौन आ गए? एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। एन कॉस थीटा किसकी लाइन में है? एम जी। और ये अब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना लेफ्ट में जा रहा है ना राइट में जा रहा है, इसी जगह पर है। ये क्या शो करता है? अगर ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब एन कॉस थीटा किसके बराबर है? एम जी। आगे पीछे नहीं जा रहा तो एन साइन थीटा किसके बराबर है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 2 इक्वेशन आपको मिल गए। अब आप बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होता है? mr ओमेगा स्क्वायर, और ये किसके बराबर हुआ? n साइन थीटा। ओके, अब ये जो छोटा r है, स्मॉल r, ये गिवन क्वांटिटी नहीं है, कैपिटल R गिवन क्वांटिटी है। थोड़ा सा ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये है एंगल थीटा, ये है स्मॉल r और ये है कैपिटल R। तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्या हुआ? इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा। तो r किसके बराबर हुआ? r sin theta। This we can write as m r sin theta omega square is equal to m sin theta। sin theta दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, so we get
mr omega square is equal to n. It is our equation number 1. ओके, इक्वेशन नंबर 2 कहां से मिलेगा बोलिए? यस, अब आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया, दूसरी लाइन पे आ जाइए। क्या मिलेगा? n वाले एक तरफ लिखिए, n cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? mg। कैंसिलेशन के लिए कौन सा ऑपरेशन करना पसंद करेंगे? प्लस माइनस डिवाइड की मल्टीप्लाई। अच्छा, प्लस करने से कैसे कैंसिल होगा? क्या करेंगे? डिवाइड। करेक्ट, इन दोनों को डिवाइड करिए तो डिवाइड एंड कैंसिल, दिस इज 1 एंड कैंसिल। तो क्या हुआ? डिवाइड किया हमने, किससे किसको डिवाइड किया? हमारी इच्छा है आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी अपॉन आर इंटू कॉस। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारा एक ओमेगा का एक्सप्रेशन आया। ये एक्सप्रेशन सबका आ जाएगा। अब अगली कंडीशन को समझिए, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या छोटी सी आपको समझनी है। प्रूव दैट ओमेगा इज लेस देन दिस, द बीट विल रिमेन एट द लोएस्ट पॉइंट। अगर बीट लोएस्ट पॉइंट पर आता है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। सो एट लोएस्ट पॉइंट, एट लोएस्ट पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 है तो कॉस थीटा कितना हो गया? 1। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? ये लोएस्ट पॉइंट पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? रूट जी अपॉन आर। अगर इससे कम हो गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तब भी वो लोएस्ट पॉइंट पर ही रहेगा। इससे बढ़ेगी तो क्या होगा? ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। इससे कम होगी तो नीचे रहेगा। नीचे मतलब सबसे नीचे रहेगा। तो सबसे नीचे रहने की कंडीशन क्या हुई? ये कंडीशन हुई कि ओमेगा या तो इतना होना चाहिए या इससे भी कम होना चाहिए। इससे कम के लिए हमने ये लगा दिया। तो ओमेगा शुड बी आइदर इक्वल टू रूट जी अपॉन आर और इट शुड बी लेस देन रूट जी अपॉन आर, देन इट विल रिमेन एट द लोएस्ट पॉइंट। ये हमारा पहला आंसर आ गया। तरीका समझ आया? अब सेकंड वाला तो और आसान है। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या रखनी है? रूट। ये दूसरा ओमेगा की वैल्यू हमने रख दी रूट 2g अपॉन आर इज इक्वल टू रूट जी अपॉन आर कॉस। इसको थोड़ा सॉल्व करिए और लेके आइए, करके देखिए। ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और हर स्टूडेंट को ये आना ही चाहिए और बहुत क्विकली बनना चाहिए। देखिए, देयर इज ए इंसेक्ट व्हिच इज मूविंग अप द बाउंड। ये एक हेमी स्फेरिकल बाउंड है, आधा स्फीयर बना हुआ। ये इसके ऊपर जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है, हम सबको मालूम है पीछे की तरफ फिसलेगा। क्यों फिसलेगा? mg sin थीटा फोर्स के कारण नीचे की तरफ फिसलते हैं। हर इंक्लाइन पर, हर झुकी हुई सरफेस पर कौन सा फोर्स हमको नीचे की तरफ ले जाता है? mg। ओके, कोई ना कोई फोर्स इधर ले जाता है। तो हम चढ़ते कैसे हैं फिर? क्योंकि फ्रिक्शन हम वहां बनाते हैं।
वो फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा के बराबर होनी चाहिए, तो हमारा पैर नहीं फिसलेगा, अदरवाइज हम फिसल जाएंगे। कब तक हम ऊपर चढ़ सकते हैं? आंसर है जब तक फ्रिक्शन की लिमिट नहीं आ जाएगी। उसके बाद अगर थीटा और बढ़ गया तो इस दीवार पे तो हम नहीं चढ़ सकते, क्योंकि थीटा इतना ज्यादा हो जाएगा कि mg sin थीटा इतना ज्यादा हो जाएगा कि फ्रिक्शन की लिमिट को क्रॉस कर देगा, तो फ्रिक्शन उतना लिमिट क्रिएट नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये इंसेक्ट जब चलते चलते एक पर्टिकुलर पोजीशन आती है, इसका थीटा ऐसे बढ़ते जाता है, और जब थीटा ऐसे बढ़ते जाएगा, थीटा इधर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? mg sin थीटा। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे mg sin थीटा बढ़ेगा, और उसको उतने ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन कितना होता है? आंसर है लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन कितना होता है? लिमिटिंग, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ओके, तो जब ये यहां पहुंच गया और अब ये फिसलेगा, मतलब फ्रिक्शन कौन सा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। किधर काम करेगा? यस, लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी अगेंस्ट इंटेंशन ऑफ मोशन। ये इंसेक्ट किधर फिसलेगा? ये इस डायरेक्शन में फिसलेगा। अगर ये ऐसा फिसलेगा तो फ्रिक्शन किधर होगा? इसके अपोजिट, ये इधर। और मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन किधर होता है? दोनों सरफेस के बीच में, अलोंग द सरफेस। तो ये इंसेक्ट है और ये नीचे बॉल की सरफेस है, तो फ्रिक्शन कहां होगा? दोनों के बीच में, ऐसा टेंजेंशियल। तो ये रहा टेंजेंशियल, फ्रिक्शन इधर काम करता है। इसका वेट mg किधर काम करता है? ऑलवेज डाउनवर्ड mg। और ये वाला फोर्स कौन सा है बोलिए, जो सेंटर की तरफ काम करता है? यस, याद हो रहा है आपको, सेंटर की तरफ हमेशा कौन काम करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। सरफेस इसको इधर दबा रही है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब ये हमारे फोर्सेस बन गए। अब यहां पर हमने इक्वेशन बनाने हैं, और इक्वेशन कब बनते हैं? जब एक लाइन में हम फोर्सेस को लेके आते हैं। लाने का तरीका क्या है? किसी न किसी को तोड़ के, रिजॉल्व करके लाइंस में लाना है। तो इस केस में आप mg को तोड़कर इन दोनों की लाइन में लेकर आइए, एंड दैट विल बिकम वेरी इजी। सबसे छोटा बनेगा, ये वाला एंगल अल्फा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल कितना होगा? अल्फा। तो mg का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? cos अल्फा। और ये कंपोनेंट कितना होगा? mg sin अल्फा। इस mg के अब ये हमने दो हिस्से बना दिए। अब देखिए, ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई, बस तुरंत अब आप इक्वल इक्वल कर दीजिए। mg sin अल्फा के इक्वल कौन होगा? mg sin अल्फा के इक्वल फ्रिक्शन। mg cos अल्फा के mg cos अल्फा इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। डिवाइड कर दो, डिवाइड n अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन n। और फ्रिक्शन अपॉन n किसका फॉर्मूला है? म्यू, करेक्ट, म्यू। और म्यू की वैल्यू हमको गिवन है 1/3। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/3। अब आप इसमें जो चार आंसर दिए हैं उसमें मैच करिए कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1/3 किससे मैच करता है? फर्स्ट ऑप्शन दैट सेज दैट cot अल्फा इज इक्वल टू 3, राइट? सो दिस इज अवर राइट ऑप्शन, cot अल्फा इज इक्वल टू 3। तो ये इंसेक्ट वाले में याद ही रख लीजिए, आपको किसको रिजॉल्व करना है? mg। वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला था, किसको रिजॉल्व किया था हमने? यस, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमको किसको रिजॉल्व करना है। अलग अलग केसेस में धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
कि जब हॉरिजॉन्टल चाहिए नॉर्मल रिएक्शन को हम रिजॉल्व करते हैं, जब हमको ऐसा और ऐसा चाहिए। अदरवाइज जब सरफेस के साथ चाहिए इंक्लाइन में तो किसको रिजॉल्व करते हैं, mg को। ये टेक्निक पहले भी मैं एक दो बार बता चुका हूँ, एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। जब ऐसे हमको चाहिए अलोंग दी टेंजेंट तो mg को रिजॉल्व करेंगे, और जब हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ती है कब पड़ती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, उस समय नॉर्मल को रिजॉल्व। ओके, तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। लेट्स क्लोज इट टुडे। बाकी